नमस्कार दोस्तों। 12 नवंबर 1996 को दोपहर 3:05 पर कजाकिस्तान देश में एक शहर है शिमकैंटी नाम से। इस शहर से कजाकिस्तान एयरलाइंस का एक चार्टर्ड एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है जो नई दिल्ली जा रहा है। इसमें कई सारे छोटे ट्रेडर्स बैठे हैं जो पड़ोसी के कजाकिस्तान देश से इंडिया जा रहे हैं गोल्ड खरीदने के लिए, जो वापस लाकर एशिया के सेंट्रल बैंक में बेच सकें। इस समय दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सऊदी अरब का एक विमान टेक ऑफ करने के लिए तैयार होता है। इस फ्लाइट में 312 पैसेंजर बैठे हैं, जिनमें 231 इंडियन हैं। ये ब्लू कलर वर्कर्स हैं जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो गए या डोमेस्टिक एम्प्लॉयज़ हो गए। ये सऊदी अरब जा रहे हैं काम ढूंढने के लिए, जिसमें अपने परिवार के लिए वापस पैसे भेज सकें। शाम के 6:33 पर सऊदी अरब का एयरलाइंस की फ़्लाइट टेक ऑफ करती है दिल्ली एयरपोर्ट से। इसी शाम कंट्रोलर वीके दत्त ड्यूटी पर हैं। ये दोनों सऊदी अरब और कजाक विमान से कम्युनिकेट करने लग रहे हैं और इन्हें गाइड करने लग रहे हैं। उन्होंने ही सऊदी वाले एरोप्लेन्स को टेक ऑफ करने को कहा दिल्ली एयरपोर्ट से। कुछ मिनट बाद सऊदी में बैठे पायलट रिपोर्ट करते हैं इन्हें सऊदी वाला जो प्लेन है वह 10,000 फीट की हाइट तक पहुँच चुका है। वो इनसे क्लियरेंस रिक्वेस्ट करता है कि 14,000 फीट की हाइट तक जा सकते हैं। दत्त इस परमिशन को ग्रेड कर देते हैं। दूसरी तरफ कजाक वाला एरोप्लेन लैंड करना चाह रहा है। दत्त कजाक वाले एरोप्लेन से कहते हैं कि वह 15,000 फीट की हाइट पर रहे, उससे ज़्यादा नीचे न उतरें, क्योंकि यहाँ 14,000 फीट की हाइट पर यह सऊदी वाला एरोप्लेन दोनों विमान के बीच में कम से कम 1,000 फीट का वर्टिकल डिस्टेंस रहना चाहिए। बीके दत्त को अपने स्क्रीन पर ये दोनों एरोप्लेन ब्लिंक डॉट की तरह दिखने लग रहे हैं। कुछ ही मिनटों में यह देखते ही देखते दोनों ब्लिंक एक दूसरे के करीब आ जा रहे हैं और फिर देखते ही देखते ये दोनों डॉट एक दूसरे में फ्यूज हो जाते हैं और फिर अचानक से गायब हो जाते हैं। ये वह पॉइंट था जब दत्त को पता चला कि यहाँ पर कुछ तो बहुत ख़राब हो गया है। दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर एक शहर है चरखी दादरी। उस शाम को इस शहर में रहने वाले लोग अचानक देखते हैं कि आसमान में जैसे बिजली चमकी हो, बहुत तेज़ रोशनी चमकता है और फिर उन्हें सुनाई देता है बिजली कड़कने की आवाज़, वो थंडर की सुनाई देती है। उन्हें इससे पहले सोच पाते पर क्या हो रहा है, आसमान से लोहे के टुकड़े शुरू हो जाते हैं बरसने। फिर पता चलता है ये दोनों विमान एक दूसरे से क्रैश हो चुके हैं। देश के इतिहास का पहला और इकलौता मिड एयर कलेजन बन जाता है और साथ साथ वर्स्ट एयर डिजास्टर इंडिया की हिस्ट्री। इस कहानी को गहराई से समझने के लिए आइए समझते हैं कि ये इंडिया पे कितना प्रभाव पड़ा और इंडिया पे क्या इसका एविएशन। हमें इसे समझने के लिए पहले बेसिक नॉलेज लेनी पड़ेगी, आसमान के नियम हमें समझने पड़ेंगे। दोस्तों, जैसे गाड़ियाँ सड़क पर चलती हैं और सड़कों के सेट पार्ट पर बनाई जाती है और सड़कों में ट्रैफिक लाइन होती है, इसी तरीके से एरोप्लेन में भी एक सेट पार्ट्स बनाई जाती है। आसमान की सारी विमानें इन्हीं पार्ट पर चलेंगी। आसमान में इन पार्ट्स को कहा जाता है एयरबेस। और आगे जैसे सड़कों में ट्रैफिक लेन्स में डिवाइड किया जाता है, ऐसे ही एयरबेस को और कॉरिडोर में डिवाइड किया जाता है। इमेजिन करके देखिए, अगर आने वाली गाड़ियों के लिए, जाने वाली गाड़ियों के लिए ही ट्रैफिक लाइन को सड़क पर, तो क्या होगा। बहुत ही चांसेस होंगे एक्सीडेंट होने के। इसी रीजन से एयरपोर्ट अलग अलग कॉरिडोर रखते हैं, आने वाले एरोप्लेन्स के लिए और जाने वाले एरोप्लेन्स के लिए, ताकि एक्सीडेंट की गुंजाइश कम हो सके। इसके अलावा जिस हाइट पर एरोप्लेन अपलाइन करने लगता है उसे फ्लाइट लेवल कहा जाता है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इन्हीं दो प्लान्स के बीच का जो फ्लाइट लेवल होता है वह कम से कम 1,000 फीट का रिप्रेशन होना चाहिए। तो एक एरोप्लेन दूसरे एरोप्लेन से वर्टिकली कम से कम 1,000 फीट की दूरी होनी चाहिए। इसके अलावा हर एरोप्लेन के चारों तरफ 14 किलोमीटर का रेडियस होना चाहिए सेफ्टी के लिए। तो गेम के बेसिक रूल्स हैं ये। यहाँ पर और एक सवाल उठता है, ये कौन इंश्योर करेगा कि रूल को फॉलो किया जा रहा है। सारे एरोप्लेन के द्वारा ये इंश्योर किया जाता है और ट्रैफिक कंट्रोलर्स के द्वारा, यानी ATC के द्वारा ज़मीन पर बैठे हुए एक हमेशा मॉनिटर करते रहते हैं कि जो आसमान में है, एरोप्लेन आसमान में है, किस पोजीशन में है, कितनी स्पीड में चल रहा है और कितने एलिवेटर पर है और कितने हाइट पर है। ये सब चेक करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि सारी एरोप्लेन्स को सेफ रखा जा सके। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स अपने स्क्रीन पर यह चीज़
दिखती है ब्लिंकिंग डॉट की तरह। सारे एरोप्लेन ब्लिंकिंग डॉट की तरह दिखते हैं। और अब अलग अलग सवाल उठता है कि और ट्रैफिक कंट्रोलर्स को यह इंफॉर्मेशन मिल कैसे पाती है कि ये सारे एरोप्लेन कहाँ पर है। इन्हें यह इंफॉर्मेशन मिलता है रडार से। रडार बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है जो रेडियो बेस का इस्तेमाल करता है मौजूद ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए। अब ये रडार से सिर्फ एरोप्लेन एयरक्राफ्ट डिटेक्ट किया जा सकता है, लेकिन जिस रडार का इस्तेमाल किया जाता है एरोप्लेन को डिटेक्ट करने के लिए, इन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक प्राइमरी रडार, एक सेकेंडरी रडार। प्राइमरी रडार एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दुनिया भर में ज़मीन पर स्ट्रेटजिक लोकेशन पर एंटीना को लगाया गया है। वह एंटीना रेडियो बेस भेजते हैं और यह रेडियो बेस जब एरोप्लेन रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है तो टाइम देखा जाता है, जिसके बेसिस पर डिस्टेंस को कैलकुलेट किया जाता है। प्राइमरी रडार डिस्टेंस बता सकते हैं एरोप्लेन का, हॉरिजॉन्टल लेकिन वर्टिकल नहीं बता सकते कि वह एरोप्लेन कितनी हाइट पर है। वर्टिकल डिस्टेंस बताने के लिए सेकेंडरी रडार का इस्तेमाल किया जाता है और यह थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है। इसमें ट्रांसपोंडर लगाया जाता है एरोप्लेन के ऊपर और जो भी प्राइमरी एंटीना से सिग्नल आ रहे हैं रेडियो बेस से, यह ट्रांसपोर्टर उन सिग्नल को कैच करता है और स्पेंडर करता है और अपने सिग्नल से इस तरीके से यहाँ पर ज़्यादातर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। दोस्तों, इस सेकेंडरी रडार के टेक्नोलॉजी काफ़ी नई है। 1990 के समय में जिस टाइम पर यह एक्सीडेंट हुआ था उसमें सेकेंडरी रडार की टेक्नोलॉजी नहीं इस्तेमाल की जाती थी। जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर थे वह सिर्फ प्राइमरी रडार का इस्तेमाल करते थे और प्राइमरी रडार का डाटा इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं होता था। उसे सिर्फ अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस पता लगाया जाता था दो प्लेन के बीच में। उस समय में एग्जैक्ट एल्टीट्यूड पता लगाने के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स इंटेलिजेंट पायलट से कम्युनिकेट करते थे और पायलट सुनने एल्टीट्यूड की इंफॉर्मेशन बताते थे। उसके बाद ATC लिटरली हाथ से हाइट के पैरामीटर, स्पीड के पैरामीटर लिखते थे। दोस्तों, इमेजिन कर सकते हो दिल्ली जैसे बिजी एयरपोर्ट पर जहां 20 से 30 फ्लाइट एक साथ लैंड करती हों, उतर रही हों, इतनी हेडेक वाला काम होता होगा ये ट्रैफिक कंट्रोलर्स के लिए। बहुत ही स्ट्रेसफुल जॉब थी। जॉब तो ये आज भी काफ़ी स्ट्रेसफुल है, लेकिन उसमें उस ज़माने में और भी स्ट्रेसफुल हुआ करती थी। लेकिन एक पॉइंट अप टाइम की किसी भी इंसान के लिए वर्कलोड और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता था। दिल्ली एयरपोर्ट की डिप्टी डायरेक्टर CM अजूहा ने एक बार कहा था 12 नवंबर की उस शाम को इससे क्या गलती हुई, इतनी बड़ी डिजास्टर हो गया, एक दूसरे में क्रैश कर गए। तो बात यह है दोस्तों कि एक्सीडेंट को लेकर एक बड़ी पावरफुल थ्योरी बताई जाती है, द सुई चीज मॉडल। सुई चीज को आप जानते हैं, ऐसी दिखती है सुई चीज। सुई चीज के अंदर काफ़ी सारे होल्स होते हैं। अगर आप इन चीज़ों को टुकड़ों में एक ऊपर स्टेस रखेंगे तो यह जो सारे होल्स होते हैं एक दूसरे में मैच नहीं करेंगे। इस चीज़ के आप आर पार नहीं देख पाएंगे क्योंकि एक के ऊपर एक लाइन होती है। इसकी पॉसिबिलिटी होने की बहुत निजेबल है। तो आप अगर पार नहीं देख पाएंगे कोई चीज़, अगर आर पार नहीं निकल पाएंगे इस स्विच के, आप एक्सीडेंट के साथ भी कहा जा सकता है कि सेम चीज़ होती थी। आमतौर पर जो एक्सीडेंट होते हैं वे किसी एक सिग्नल रीजन की वजह से नहीं होते, बल्कि मल्टीपल रीजन होते हैं जो एक साथ राइट टाइम पर अनलाइन कर जाते हैं। राइट टाइम तो क्या, रॉन्ग टाइम भी कहा जाए। इस बहुत सारी छोटी छोटी गलतियों को भी इस टाइम पर हुई, जिसकी वजह से इतना बड़ा डिजास्टर हो गया। इनमें से एक भी गलती ना होती तो शायद ये डिजास्टर ना होता। दोस्तों, 12 नवंबर 1996 के ऐतिहासिक दिन पर कुछ ऐसा हुआ, बहुत सी छोटी छोटी गलतियां हुई जो अडेप्ट कर गई। इस बड़ी दुर्घटना में सबसे पहले इंडियन ऑफिसर्स को लगा कि जो सऊदी वाला एरोप्लेन था उसने पक्का ढंग से इंटरेक्शन को ओबे नहीं किया होगा। उसने 14,000 फीट तक रहने को कहा गया था, लेकिन 15,000 फीट तक विमान चला गया और कजाक वाले के साथ जाकर टकरा गया। लेकिन दोनों प्लान्स ब्लैक बॉक्स को रिकवर किया गया। तो वहाँ से जो पॉइंट डाटा रिकॉर्डर था उसी रिकॉर्डिंग देखी गई कि एग्जैक्टली क्या बात चल रही थी पायलट के बीच, और पता चला कि सऊदी वाला जो एरोप्लेन था एक्चुअली में वह 14,000 फीट पर ही था और जो टकराव हुआ था इन दोनों एरोप्लेन्स के बीच वह 14,000 फीट पर हुआ था। यानी कि जो कजाक वाला एरोप्लेन था वह 15,000 से 14,000 फीट पर आ गया था। तो सवाल यह उठता है कि ऐसा क्यों? BK दत्त ने कहा था कि कजाक वाले एरोप्लेन के पायलट
15,000 फीट पर उससे नीचे मत आना। जो ऑडियो रिकॉर्डिंग रिकवर की गई ब्लैक बॉक्स में, उन्हें सुनकर पता चला कि जो लोग कजाक के पायलट थे, इन कजाकिस्तान वाले एरोप्लेन में वह एक्चुअली में ध्यान से सुन भी नहीं रहे थे। 40, 30, 20, 10. कि ATC क्या कहने लग रहा है, और एक्चुअली में एक दूसरे से कंप्लेंट करने में लग रहे थे। यह दिल्ली में कितना ट्रैफिक है, यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट पर कितने ट्रैफिक हैंग एप्स होते हैं। दूसरी चीज़ यह पता चली कि एक्चुअली में इनका कजाक पायलट को इंग्लिश भी ढंग से समझ में नहीं आता था। इनफैक्ट ये रेडियो ऑपरेटर था, प्लान के अंदर जो ATC से आए मैसेज को ट्रांसलेट करने लग रहा था इंग्लिश से रूसिया में, ताकि इन पायलट को समझ में आ सके। एक्सीडेंट की रिपोर्ट ने यहाँ पर कंफ्यूज्ड किया कि ACT ने जो इन्हें कंस्ट्रक्शन सुनाई थी, उनमें से एरर ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ। ACT ने उन्हें एक स्ट्रेन पॉइंट लेवल सर्टेन हाइट पर रोकने को कहा। उन्होंने उसे रिमाइंडेड कर लिया और उन्हें लगा कि ये इंटरेक्शन दूसरी फ्लाइट के लिए बताई गई। उस बात को गलत मतलब समझ लिया, इसलिए वो डिसेंट कर गए। एक्चुअली में उस ज़माने में दोस्तों, सोवियत यूनियन का अभी अभी ब्रेकअप हुआ था। कजाकिस्तान एक नया देश बना था और रसिया नेशनल एयरलाइंस थी, उसे बांटा गया था। अब अलग अलग कंट्रीज की एयरलाइंस में जब सोवियत यूनियन का ब्रेकअप हुआ तो और इन एयरलाइंस की रेपुटेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। कहा जाता है कि इस समय किसी एक पायलट ने अपने बच्चों को कंट्रोल पे टेक ओवर करने का मौका दिया। कहानियाँ सुनने को मिलती थी कि वोडाका शार्ट ले रहे हैं। पायलट लैंडिंग करने से पहले तो ओवरऑल रशियन की रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं थी इन चीज़ को लेकर। अब लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इतना बड़ा डिजास्टर हो गया। क्या सिस्टम बनाने वाले लोग सिर्फ इस पर रियलाइज कर रहे हैं कि वह कम्युनिकेशन जो होगा पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के बीच में वह सही होगा? अगली प्रॉब्लम यह थी जो मैंने आपको वीडियो में और कॉरिडोर के बारे में पहले बताया था। एक कॉरिडोर होता था एरोप्लेन के जाने के लिए और कॉरिडोर होता था एरोप्लेन के आने के लिए, लेकिन 1990 में ऐसा नहीं था। एक ही कॉरिडोर का इस्तेमाल किया जाने लग रहा था। तीसरा मैंने बताया सेकेंडरी कॉरिडोर उस समय इस्तेमाल नहीं किया जाता था, तो ट्रैफिक कंट्रोलर भी पायलट से कम्युनिकेशन पर रियलाइज करना पड़ रहा था। अब इस भयानक और डिजास्टर के होने के बाद हमारी सरकार ने, इंडियन ऑफिसल्स ने और दुनिया भर में एविएशन एक्सपर्ट ने इससे क्या सीख ली और बहुत सारे ऐसे चेंजेज किया जिसकी वजह से ऐसी कोई घटना दोबारा ना हो। और थैंकफुली आज तक इंडिया में ऐसी कोई घटना दोबारा नहीं हुई। इसके बाद से कभी दो एयरलाइंस एक दूसरे के साथ हवा में कोलाइड नहीं किए। क्या रीज़न है इसके पीछे? पहले तो यह है कि अब सेपरेट और कॉरिडोर कर दिए गए हैं, आने वाले विमान के लिए, जाने वाले विमान के लिए। दूसरे सेकेंडरी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कई सालों की रिकमेंड कर रही थी कि हमें एरोप्लेन में सेकेंडरी रडार को लगा देना चाहिए। इन सरकार सुन नहीं रही थी, लेकिन अब ऑफिशियल ने जैसा बताया, अगर आपकी रिकमेंडेशन रिपोर्ट पर खून के कुछ दाग पड़ जाए तो इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान होगा। सरकार अब एक्शन में लग आई। सरकार ने रिमाइंडरी बनाया और हवा में उड़ने वाला एरोप्लेन ECS के साथ उड़ेगा। ट्रैफिक कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम ACTS चरखी दादरी की इस घटना के सिर्फ 5 महीने बाद सिविल एविएशन मिनिस्टर CM इब्राहिम ने अनाउंसमेंट कर दिया लोकसभा में कि 31 दिसंबर 1998 के बाद जितने भी 30 सीटर प्लस विमान हैं इंडिया में, सब पर यह ECS सिस्टम फिट किया जाएगा। बेसिकली ऐसा सिस्टम जो अलार्म बजा देता है एरोप्लेन के अंदर। अगर कोई भी और विमान उससे एरोप्लेन के 1000 फीट वर्टिकल डिस्टेंस में आए तो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक बार अलार्म बज जाता है तो ये सिस्टम पायलट को बताता भी है कि किस डायरेक्शन में उड़ो ताकि ये 1000 फीट मेंटेन रह सके। तो अगर नीचे और दूसरा विमान आपके एरोप्लेन के पास आया है तो ये अलार्म बजेगा और अलार्म बताएगा पायलट को कि ऊपर की डायरेक्शन में जाओ। ये बहुत बड़ा कदम था इंडिया के लिए, लेकिन इंडिया अपनी बात पर डटा रहा और इवेंचर देशों की सिस्टम अपने एरोप्लेन में इम्प्लीमेंट करना पड़ा। तीसरा कन्फ्यूजन जो था इस घटना की वजह से उठा था
वह सवाल लैंग्वेज की उसकी बारीकियों को लेकर। ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है पोटेंशियली और पायलट के बीच में, इसे कैसे होने से अवॉइड किया जा सके। दुनिया भर में आधा से ज़्यादा देशों के पास अपनी खुद की एयरलाइंस है, अपने खुद के पायलट्स और ATC हैं जो अपनी भाषा में बात कर सकते हैं। में 1998 में इस इशू को इंटरनेशनल कम्युनिटी ICU के सामने प्रपोजल रखा गया कि हर पायलट के पास इंग्लिश की लैंग्वेज के लिए कम से कम इतनी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कि वह कम्युनिकेट कर पाए। इस पर काफ़ी चर्चा हुई क्योंकि ऐसे बहुत देश हैं दुनिया में जिनकी इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। उन देशों के लिए क्या किया जाए, लेकिन किसी न किसी लैंग्वेज को तो यहाँ पर चूज करना था, नहीं तो बात नहीं बन पाती, मिसकम्युनिकेशन होता ही होता। इसलिए इंग्लिश को वर्चुअली चूज कर लिया गया। द इंटरनेशनल लैंग्वेज आज के दिन इंटरनेशनल, अगर किसी भी एयरप्लेन में किसी भी पायलट को फ्लाइट करनी है तो पायलट को इंग्लिश आनी ज़रूरी है। तो रूल यह बनाया गया कि इंग्लिश आनी ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई नेशनल फ़्लाइट उड़ा रहा है, कंट्री के अंदर फ़्लाइट उड़ा रही है, तो यह रूल कैपेबल नहीं होगा। पायलट अपनी नेशनल भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में। तो बेसिकली अगर हम स्विच चीज़ मॉडल की फिर से बात करें तो यहाँ पर कोशिश करी गई इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा और दुनिया भर की एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जितने भी होल्स हमें दिखे इस स्विच चीज़ मॉडल के सबको फिलअप कर दिया जाए, ताकि आने वाले में कोई भी ऐसा एक्सीडेंट ना हो और वर्चुअली आज के दिन कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लोजिंग नहीं हुआ। यही बेसिकली रीज़न है कि आज के दिन आप अगर सोचते हो कि दो एयरलाइंस हवा में उड़ रहे हैं, क्यों नहीं कोई दूसरे एयरलाइंस को दूसरे के साथ जाकर कोलाइड कर जाते हैं, क्योंकि ऐसे एक्सीडेंट नहीं होता है आज के दिन। यही रीज़न है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एरोप्लेन क्रैशेज होने बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। आज के दिन कुछ प्लेन क्रैशेज हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर देना।